दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। पहला देखिए कूलाम का है, दूसरा है गॉस का नियम, तीसरा है किरचॉफ का नियम, चौथा है बायो-सेवर्ट का नियम और पांचवा है ओम का नियम। फैराडे का नियम हमने इसमें नहीं शामिल किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यदि आप सब कहेंगे तो फैराडे के नियम पर भी वीडियो वो बना दिया जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ये सभी नियम जैसे कूलाम का नियम, गॉस का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, ओम का नियम, ये सब केवल एकदम जान लीजिए। यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो आने लगे, इतना जान लीजिए। बहुत अच्छे से आज की इस वीडियो में इन सभी नियम को समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है। तो एक एक नियम को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। केवल इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पाँचों में से कोई दो नियम तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आने हैं, तो फिक्स है, जान लीजिए। और इस चीज़ को आप भी भली बात जानते होंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, हम इस नियम को समझते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए जो कूलाम थे उन्होंने इस नियम को क्यों दिया। तो पहले आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई दो स्थिर आवेश, जैसे यहाँ पे देखिए दो स्थिर आवेश हैं Q1 Q2। तो जो यहाँ पे दो स्थिर आवेश हैं Q1 है और दूसरा आवेश क्या है Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह मान लीजिए R है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो जैसे देखिए दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है और इनके बीच में कौन कौन सा माध्यम कार्य कर रहा है, इसी को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया। जैसे ये जो दोनों आवेश हैं, ये दो स्थिर आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है और इनके बीच में कौन सा माध्यम कार्य कर रहा है, इसी को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम दिया। तो देखिए वो नियम क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है जिसे हम एफ कहते हैं। आप भी जानते होंगे जो बल होता है, बल को हम एफ से व्यक्त करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच में जो बल लग रहा है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके बीच की जो दूरी होती है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, ये बल। तो बल क्या हो गया, बल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह प्रोपोर्शनल किसके होता है, यह Q1, ठीक है, और Q2। जैसे जो दोनों आवेश है इन दोनों आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल, और जो इनके बीच की दूरी होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, एक चीज़ आप देख लीजिए, जो अनुक्रमानुपाती यहाँ लगाए हैं वो अनुक्रमानुपातिक सिंबल यहाँ पे लगना चाहिए, इसके ठीक सामने, तो ये गलत है। ठीक, अब देखिए यही बताया था कूलाम ने। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यदि हम इसके आधार पे डेफिनीशन को दें तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि किन्हीं, यहाँ पे देखिए मेरे डायग्राम को आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी दो स्थिर आवेश, जो दोनों आवेश तो कैसे थे, स्थिर थे ना। तो किसी दो स्थिर किसी दो स्थिर आवेशों किसी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा देख लीजिए मैं आपसे क्या बता रहा हूँ। जो यहाँ पे देख लीजिए, जो दोनों आवेश हैं इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल भी लग सकता है, नहीं तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। जब माइनस रहेगा तो आकर्षण लगेगा और जब प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस चीज़ को आप भी जान रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण ही लगेगा या हमेशा प्रतिकर्षण ही, ऐसा नहीं, आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी बल लग सकता है। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि किसी दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमा अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी अब देखिए क्या निकला कि किसी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बल जो होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी होता है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखा है कि दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके देखिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है यह बल, और ये जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। जब यहाँ ये समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 1/4πε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 और अपान में R स्क्वायर, तो यही पे हो जाएगा यहाँ सूत्र। और देखिए 1/4πε0 इसका मान कितना हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो ये भी हम लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो आप हम आशा करते हैं कूलाम का नियम अच्छे से समझ गए होंगे। क्या है देख लीजिए, पहले यहाँ पे दो कांस्टेंट आवेश लेंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा यह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दोनों आवेश जो है Q1 Q2 इनके अनुक्रमानुपाती और जो इनके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही होता है कूलाम का नियम। अब इनके बीच में जो बल लगता है वह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं गॉस के नियम पे। और जब आपके बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम पूछेगा तो उसमें बढ़िया अच्छे से ये Q1 Q2 दो स्थिर आवेश बनाइएगा, उनके बीच की दूरी दर्शा दीजिएगा, तब ये लिख दीजिएगा। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर आपका वो देखेगा ही नहीं, बस केवल वो आपका यही डायग्राम देखेगा और आप कुछ भी लिख रहेंगे आपको नंबर दे देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि जब वो कोई भी इतना लिख दिया तो इसका मतलब उसे नियम याद है। तो चलिए अब देखते हैं हम गॉस का नियम। तो पहले आप एक बार नियम जान लीजिए गॉस का नियम क्या होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा मालूम है, मैं भी समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले हम एक पृष्ठ मानेंगे, ठीक, या हम एक बंद पृष्ठ ले लिए और मान लीजिए हम इस पृष्ठ के अंदर आवेश दे रहे हैं, ठीक है, Q1 Q2 है। तो 3 3 2 5 2 7, तो इसके अंदर कुल कितने आवेश हैं मान ले रहे हैं हम 7 आवेश है, ठीक है। इसे आप मान लीजिए, केवल मानना है, यहाँ पे आप समझने के लिए ऐसा मान ले रहे हैं कि इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं 7 आवेश हैं, ऐसा आप मान ले रहे हैं। और जो इस पृष्ठ के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स होगा जिसे हम कहते हैं φE, वह जानते हैं कितना होगा। इसके अंदर जितना आवेश उपस्थित है, जैसे 7 आवेश है तो 7 आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। यानी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स जो होता है जितना आवेश रहेगा वो लिख लेंगे और इसके बाद उसमें 1/ε से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे हम कहें 2 × 3, तो ठीक इसी प्रकार से देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स φE बराबर होता है जितना आवेश रहेगा उसे हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 7 आवेश है 7 और गुणे क्या कर देंगे 1/ε गुना 1/ε गुना होता है। जैसे अभी हम कहें कि 2 गुना है तो 2 गुना का मतलब क्या होता है 2 से गुणा होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 1/ε गुना है, तो इसलिए इसमें 1/ε से गुणा होगा। तो समझ गए होंगे आप नियम कि क्या होता है विद्युत फ्लक्स क्या इस कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से जितना गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जानते हैं कितना होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश रहेगा वह लिखा जाएगा और इसका 1/ε गुना हम कर देंगे, बस। तो देख लीजिए क्या होता है, एक बार मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आप अच्छे समझ जाएंगे। तो देख लीजिए क्या होता है गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो φE जिसे हम कहते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है φE जिसे हम कहते हैं, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश
का 1/ε गुना होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक बंद पृष्ठ मान लिए, ठीक है, और इस पृष्ठ में हम मान लिए कुल कितना आवेश है, टोटल Q आवेश है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जिसे हम फाई कहते हैं ना, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जानते हैं कितना होगा, फाई बराबर। अब देखिए इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर, जितना आवेश रहेगा वो तो रहेगा ही, और उसका 1/ε गुना हो जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा सूत्र। गॉस के नियम क्या है कि किस, देखिए जैसे बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इसमें क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, जितना आवेश है उसका 1/ε गुना होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे Q आवेश है, तो Q/ε गुना, 7 आवेश रहता तो 7Q/ε गुना, जितना आवेश रहेगा उसका गुना ही होता है। अब चलिए हम देखते हैं अगला नियम। अब देखते हैं हम किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो देख लीजिए किरचॉफ का नियम, तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो पहले आप ये जान लीजिए किरचॉफ ने नियम दिया क्यों था, किरचॉफ को नियम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देख लीजिए इसका प्रश्न, इसका जवाब ये है कि किरचॉफ ने जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए अपना नियम दिया। जैसे किरचॉफ ने अपना नियम क्यों दिया, क्योंकि जटिल परिपथ जो थे वह सॉल्व नहीं कर कोई कर पा रहा था कि कैसे सॉल्व होंगे, तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने अपना नियम दिया। और वह नियम देखिए क्या है। तो पहले तो हम देख लेते हैं जटिल परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ ने नियम दिया। तो पहले तो हमें देख लेते हैं जटिल परिपथ क्या होता है। तो देख लीजिए जटिल परिपथ क्या होता है, ऐसा सर्किट जहां देखने पर समझ नहीं आता है कि कौन समांतर क्रम में और कौन श्रेणी क्रम में है, उन्हीं को ही हम मतलब जटिल परिपथ कहते हैं। जटिल परिपथ किसे कहते हैं, ऐसा परिपथ जहां देखने पर समझ नहीं आता कि कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में है, जटिल परिपथ कहलाता है। उन्हें हल करने के लिए दो नियम दिया जो कि ओम के नियम पर आधारित हैं। यानी कि जो किरचॉफ ने अपना नियम दिया था वो दोनों नियम ओम के नियम पर आधारित हैं। और उन्होंने अपना नियम क्यों दिया था, क्योंकि जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना नियम दिया था। अब जटिल परिपथ क्या होते हैं वो तो हमने आपको बता दिया कि जहाँ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन श्रेणी क्रम में और कौन समांतर क्रम में, ऐसे परिपथ को ही हम जटिल परिपथ कहते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उस पर हम नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट दूसरे नियम पे बात करेंगे। बस केवल आप ये जान लीजिए जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए हम अपने लूप मतलब दूसरे नियम चलते हैं किरचॉफ के। तो किरचॉफ के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं अथवा वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, लूप नियम या वोल्टेज नियम। तो देखिए यह नियम क्या है। तो पहले देखिए यह नियम बंद विद्युत परिपथों के लिए लागू होता है। यानी कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है यह किस पे लागू होगा, बंद विद्युत परिपथ के लिए लागू होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। बंद विद्युत परिपथ के लिए किसका नियम लागू होता है, किरचॉफ का नियम। तो चलिए देखते हैं हम इनका नियम क्या होता है कि किसी, और इस नियम को हम समझेंगे केवल देखेंगे नहीं, किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है, यानी कि बराबर होता है। इनके कहने का मतलब क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे एक परिपथ है, यह क्या है, यह विद्युत वाहक बल है, ई है। यहाँ पे हम एक कुंजी लगा दिए हैं और जब हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं आई धारा, तो यह धारा एक समय यहाँ रहती है, फिर यहाँ आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ प्रतिरोध है और यहाँ धारा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा IR। जैसे जो यहाँ पे विद्युत, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जब धारा यहाँ पे आ जाएगा मतलब इस प्रतिरोध पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R तो है यही प्रतिरोध, और यहाँ पे जब धारा I हो जाएगा तो क्या हो जाएगा IR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक प्रतिरोध है R, और यहाँ पे जब धारा प्रवाहित हम सब किए, जब हम धारा इसमें प्रवाहित किए तो क्या हो गया, IR हो गया। और जब IR हो गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, IR को हम V भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि V बराबर होता ही IR। तो हम इसे प्रतिरोध, इसे हम वोल्टता भी कह सकते हैं। इस IR को हम क्या कह सकते हैं, वोल्टता, क्योंकि IR बराबर किसके होता है, V के। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि समान होता है।
क्या कह रहा है, प्रतिरोधों पर बोल्टताओं का योग, जो प्रतिरोध रहेगा उस पर जो बोल्टता का योग होता है वह विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब आप समझिए पहले कि जैसे देखिए यहाँ पे कोई आपके पास एक परिपथ है, इसमें देखिए ई विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। और जब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो जब ये आई धारा यहाँ आती है, यहाँ पे देखिए आर प्रतिरोध है, और जब इसमें धारा प्रवाहित की और ये धारा जब यहाँ पे आएगी यानी कि इस प्रतिरोध के पास तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध पहले ही है आर, और जब इसमें धारा आ जाएगा तो आई आर हो जाएगा। और आई आर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, वोल्टा के V बराबर होता है आई आर। तो हम क्या कह देंगे, प्रतिरोधों पर बोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अभी भी आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन अब समझ जाओगे। तो आपको क्या कहना है कि प्रतिरोधों पर बोल्टताओं का योग किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब देखिए इसको द्वारा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो विद्युत वाहक बल है E1 E2 है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रतिरोध है R1 R2। जब हम इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं तो आई धारा यहाँ पे आएगा तो आई R1 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा आई R2, आई R1 हो जाएगा फिर प्लस आई R2 हो जाएगा, आई R1 फिर प्लस आई R2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो जो यहाँ पे देखिए एक चीज़, जब हम इसे धारा प्रवाहित किए तो ये देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, जब इसमें हम धारा प्रवाहित किए तो आई R1 हो गया और आई R2 हो गया, और हमने बताया कि इससे बराबर होगा, यह प्रतिरोधों पर जो बोल्टताओं का योग होता है। यानी कि देखिए प्रतिरोध है, इस पे जो बोल्टता है आई R1, फिर इस प्रतिरोध पे कौन सी बोल्टता है आई R2, यह किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के E1 और E2, विद्युत वाहक बलों के, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो योग होगा वह किसके बराबर होगा, प्रतिरोध पे जो बोल्टता रहेगी, बोल्टता मतलब जो आई और आर का गुणनफल होगा उसी के बराबर होगा। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं मैं समझा पाया हूँ आपको कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। जो विद्युत वाहक बल रहेंगे उन दोनों का योग जो होता है वह जो प्रतिरोधों पर बोल्टता रहती है उसके योग के बराबर होते हैं। बहुत आसानी के साथ मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और देख लीजिए कि यह नियम किस पे आधारित है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो अगला है वो किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऊर्जा संरक्षण, वह आवेश संरक्षण पर है, और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं हम बायो सेवर्ट के नियम पर। तो अब देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए बायो सेवर्ट नियम क्या है, पहले हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है आप समझें, पढ़ाना नहीं है। आप जब समझ जाएंगे तो आपको याद हो, यहाँ पे नहीं है कि बस केवल पढ़ दिए नियम हो गया, एक एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और मैं समझाऊंगा, ठीक। तो देखिए क्या है कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो और सेवर्ट दोनों शायद अलग अलग वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1820 की बात है, सन 1820 की बात है कि जब फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बायो और सेवर्ट, जिनका नाम क्या था, बायो और सेवर्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक नियम दिया। वो नियम क्या था कि जैसे मान लीजिए एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ठीक, एक कोई चुंबकीय क्षेत्र मान ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे हम एक चालक तार ले लिए, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लिए, या मान लीजिए जान लीजिए पूरा कागज जो है ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें हम एक चालक तार ले लिए। अब ये जो चालक तार होता है, ये इसके गुण निम्न चीज़ों के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, या जैसे अभी होता है कि मान लीजिए चालक तार है, अब इसमें धारा प्रवाहित किए तब इसका व्यवहार कैसे होगा, या ये अपनी लंबाई की कैसे होगा, इनके बीच में जो कोण बनता है वह इससे कैसे व्यवहार करेगा, तो इन सभी के संबंध में एक नियम दिया, उसी को कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो देखिए वह नियम क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है यह नियम,
तो पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी हमने बताया नहीं कि पूरा कागज मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जब इस चालक तार में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए इसमें चालक तार है, इस चालक तार में हम आई धारा प्रवाहित किए, जब इस चालक तार में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जो तार होता है या यह जो धारा होती है यह किसके अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह जब इस तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा की। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक तार में, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक तार में जब हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो यह उसके अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा यह है कि जो चुंबकीय हम बताए हैं आपको कि पूरा कागज जान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। तो और दूसरा क्या है, देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह इस चालक तार की जो लंबाई है इसके मतलब भी समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह चालक तार की लंबाई क्या है, चालक तार की लंबाई क्या है, डेल्टा एल, डेल्टा एल है। चालक तार की लंबाई क्या है, डेल्टा एल। तो देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक तार की लंबाई यानी कि डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह चालक तार की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तो ठीक है, यानी कि धारा के भी समानुपाती और लंबाई के भी समानुपाती। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे जो तार है इस तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो तार है इस तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु आप P मान लीजिए। तो ये जो तार है और ये जो बिंदु P है इन दोनों के बीच में जो दूरी रहेगी यह इसके अनुक्रमानुपाती होता है। कौन, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये चालक तार है, चालक तार से कोई एक बिंदु है कुछ दूरी पर P स्थित है, तो जो चालक तार और बिंदु P के बीच की दूरी रहेगी उसके अनुक्रमानुपाती कौन होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी जो चालक तार है इस चालक तार से जो r दूरी पर एक बिंदु P है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B यह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P रहती है उसी के व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए हम चौथा चलते हैं, चौथा क्या है, चौथा यह है कि अल्पांश तथा बिंदु P, अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको यही बताया था ना, यही चुंबकीय क्षेत्र है। जो ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे एक बिंदु रहता है P और इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहती है, इन दोनों के बीच की दूरी रहती है R, ठीक है। और इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं और इसकी लंबाई डेल्टा एल होता है। तो हमने बताया डेल्टा एल के समानुपाती, धारा आई के समानुपाती, और जो मतलब इसके इनके बीच में जो दूरी रहती है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और देखिए यहाँ पे जो बिंदु P है और जो चालक तार है इनके बीच में जो कोण बनता है, कोण बनता है, जो कोण बनता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इस जो कोण बनता है इसके ज्या के समानुपाती होता है, यानी कि साइन थीटा के समानुपाती होता है। यानी कि जो बिंदु P है और ये जो चालक तार इनके मध्य में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इसके ज्या के समानुपाती कौन होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आप समझ गए होंगे। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा चीज़ है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो उस चालक तार जो होता है, यानी जो ये चालक तार है, चालक तार और बिंदु P के मध्य में जो कोण बनता है चुंबकीय क्षेत्र इसकी ज्या के समानुपाती होता है। ज्या मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। अब हम इन सभी नियमों को एक साथ लिखते हैं। तो जब एक साथ लिखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, B समानुपाती I डेल्टा एल साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। और देखिए B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा म्यू अपान में 4 पाई और यहाँ पे इंटू हो जाएगा I
आई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। समानुपाती जब हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा म्यू अपान 4 पाई। और देख लीजिए म्यू अपान 4 पाई का मान कितना होता है, म्यू अपान 4 पाई का मान होता है 7 × 10⁻−10 होता है, 10⁻−7। और म्यू का मान कितना होता है, म्यू का मान होता है 4 पाई × 10⁻−7। यह मान होता है म्यू का मान, ठीक है। और म्यू अपान 4 पाई का मान कितना होता है 10⁻−7, ठीक है। तो यही होता है बायो सेवर्ट का नियम। आप बायो सेवर्ट का नियम भी अच्छे से समझ गए होंगे। बायो सेवर्ट के नियम से संबंधित मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जो बायो सेवर्ट का नियम है उसमें कौन अनुक्रमानुपाती होता है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती, धारा के। चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती, डेल्टा एल यानी कि लंबाई के। चुंबकीय क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की जो दूरी रहेगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती, जो उनके बीच में कोण बनता है उसकी ज्या के समानुपाती। हमेशा एक चीज आप देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। और जब इस नियम को हम एक साथ लिख दिए तो बी प्रोपोर्शनल क्या आ गया, आई आ गया, डेल्टा एल आ गया, आ गया क्या साइन थीटा। और यह देखिए क्या आ गया आर स्क्वायर। जब इसका सिंबल हट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई, म्यू अपान 4 पाई आ जाएगा, म्यू अपान में 4 पाई आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब देखते हैं, हम चलते हैं ओम का नियम क्या होता है। मेरे दोस्त ओम का नियम देखते हैं अब क्या होता है। तो देख लीजिए ओम का जो नियम नाम है उनका पहले पूरा नाम आप जान लीजिए, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 में एक नियम दिया और वह नियम इनके नाम पर ही पड़ गया, ओम का नियम। नियम क्या है, नियम जानने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, पहले नियम को जान लेते हैं फिर समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जो चालक की भौतिक अवस्था होती है जैसे ताप दाब विकृति, ठीक है, इन सभी को यदि नियत रखें तो जो चालक नियत रहे तो चालक में जो धारा रहती है, चालक में जो उत्पन्न धारा होती है वह इनके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इनके सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए हमारे पास एक चालक है, ठीक है। इन चालक के सिरों के बीच देखिए विभवांतर V1 और V2 है। जो चालक है इसके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 है। और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें, जब हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम धारा प्रवाहित नहीं किएंगे तो इसका भी सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 बराबर 0 रहेगा। और धारा तो 0 रहेगी जब धारा प्रवाहित ही नहीं करेंगे। और मान लीजिए इसके बाद जब इसमें हम इसमें धारा प्रवाहित करें, आई धारा प्रवाहित करें तो विभवांतर के मान भी वृद्धि होगी। और जब और धारा प्रवाहित करेंगे तो और विभवांतर में वृद्धि होगी। और जब धारा के मान में कमी कर लेंगे तो विभवांतर भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो धारा होता है, जो विभवांतर होता है, जो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर लगा होता है, यह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही चीज़ तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि नियत रहे तो जो चालक के सिरों के बीच में धारा उत्पन्न होता है यह इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो धारा होता है यह चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। आई प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी के, या हम ये भी कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई। तो जो चालक यानी कि यदि चालक में धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे विभवांतर का मान और अधिक हो जाएगा, और यदि धारा का मान कम हो जाएगा तो विभवांतर का मान भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी प्रोपोर्शनल आई। और जब इसका ये समानुपाती निशान हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट आर, और जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। और देख लीजिए यही आपका हो जाएगा ओम का नियम। एक चीज़ और आपको बता दूं, ओमी चालक कौन से होते हैं, तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। और ऐसा नियम जो, और उसका उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं ओमी चालक के, तो टंगस्टन का तार और पारा, ये ओमी चालक के उदाहरण हैं। अनओमी चालक किसे कहते हैं, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमी चालक कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए ट्रांजिस्टर है और संधि डायोड। तो ओमी चालक क्या है उसके उदाहरण, अनओमी चालक क्या है उसके उदाहरण। ओम का नियम क्या होता है उससे आप जान लिए। और एक चीज़ ये बता दूं, जो लोग किरचॉफ का नियम नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, क्योंकि
किरचॉफ का नियम और ये नियम अभी आपने देखा भी होगा, तो एकदम अच्छे से एक देखिए किस तरीके, उसमें भी तो यही था किरचॉफ के नियम में, किस तरीके से कोई एक प्रतिरोध रहता था, उसके सिरों पे यहाँ पे प्रतिरोधार रहता था, और जब इसमें धारा आई प्रवाहित करते थे तो आई आर हो जाता ना, तो उसी को हम कहते थे क्या, विभवांतर V इक्वल टू आई आर। तो यही फार्मूला किरचॉफ में भी लागू होता है। इसीलिए जब किरचॉफ का नियम मैं बता रहा था तो उसमें मैंने कहा था किरचॉफ का नियम ओम के नियम पर ही आधारित है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।